Hello guys, welcome again. This is the video part 2 of chapter number 3 named building. Last video में हमने building basic requirements and the components of the building, their functions और कुछ layouts of the building देखे थे. आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. हमने देखा था कि बिल्डिंग के 3 पार्ट्स होते हैं जनरली, फाउंडेशन, प्लिंथ एंड सुपरस्ट्रक्चर. सो आपके सिलेबस में टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एक तरह से इंट्रोडक्शन है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन का. क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन द फाउंडेशन एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, या फिर हो सकता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, हमने बात करी थी कि जो फाउंडेशन है उसका मतलब होता है कि जो फाउंडेशन का जो बेसिक फंक्शन है वो है ट्रांसफरिंग द लोड टू द सोइल और बिलो द ग्राउंड, राइट. सो देखो, जब हम बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जब उसकी फाउंडेशन हम बनाने वाले हैं, तो उसमें किस टाइप की फाउंडेशन बनेगी ये डिपेंड करता है कि एक तो फर्स्ट चीज़ तो कि कितना लोड आएगा, टाइप ऑफ बिल्डिंग कौन सी है, उसके बाद में जो नीचे जो सोइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी सेटलमेंट होने की जो सिचुएशन है वो कैसी है, कितने लोड पर वो सेटल हो सकती है. तो उसको बियर करने के लिए, लोड को बियर करने के लिए हम एक परफेक्ट फाउंडेशन बनाएं, ताकि जितना जो लोड आ रहा है तो वो जो ग्राउंड के नीचे जो सोइल है वो नीचे ना जाए, सेटल ना हो, सेटलमेंट ना हो. उससे क्या होगा, हमारी बिल्डिंग परफेक्ट एक रिजिड बनी रहेगी. तो इसी वजह से हम फाउंडेशन बनाते हैं कि जो हमारी फाउंडेशन है बिल्कुल रिजिड होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए. उस वजह से हमारी बिल्डिंग सेफ रहेगी. ओके. सो जो जो फाउंडेशन है, हमें किस टाइप की फाउंडेशन वहाँ पर यूज करनी है, कितने डीप तक, कितने अंदर तक, गहराई तक हमें वो फाउंडेशन बनानी है, वो डिपेंड करता है हमारी सोइल की कैपेसिटी पर. सो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं सोइल के लिए कि उसका सेटलमेंट कैपेसिटी क्या है, क्ले है, सैंड है, उसके जो ग्रेन्स है वो किस टाइप के हैं. सो ये डिफरेंट चीज़ है. पर आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. ओके. ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये एक टाइप ऑफ फाउंडेशन है, एक गूगल इमेज है ये, इसको हम बताएंगे. बट बिफोर दैट हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एक्चुअल में कितने हैं, राइट. सो अगर हम टाइप्स ऑफ फाउंडेशन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिपेंड करता है सॉइल की नेचर पर कि कौन सा टाइप हम चूज़ करेंगे. सो देखते हैं, एक पढ़ते हैं इसको एक लाइन कि द सिलेक्शन ऑफ द फाउंडेशन टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर साइट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन. ये कुछ 3 कंसिडरेशन दे रखे हैं इसके. नेचर ऑफ सब सोइल, जिस सोइल की जो बात कर रहे हैं हम नीचे वाले की, उसका नेचर क्या है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, प्रेजेंस ऑफ बोल्डर, अगर वहाँ पर बोल्डर्स है, ट्रीज, ट्रंक्स हैं, एक्सेट्रा, लाइकली टू बी मेड, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टाइज एंड इक्विपमेंट. ये भी सबसे बड़ा फैक्टर है. मान लो जिस लोकेशन पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पर अगर लेबर नहीं है और हमारे पास बजट नहीं है, उस तरीके के कुछ मशीनरी नहीं है, तो हम कैसे वर्क करेंगे. तो एक डिफ़िकल्टी लेवल है. तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का वर्क वहाँ पर करने वाले हैं. सो सिमिलरली जस्ट अगर फाउंडेशन की बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज, इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप की फाउंडेशन वहाँ पर चूज़ करेंगे. सो बेसिकली ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए अब देखते हैं कि जो टाइप ऑफ फाउंडेशन है उसको 2 पार्ट्स में ब्रॉडली बात करें तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. सिंपल सा है. फर्स्ट है
ओपन फाउंडेशन। ये देख रहे हो आप, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर एंड डेप्थ foundation have been categorized as follows. The first is open foundation और shallow foundation, इसको हम shallow foundation भी बोलते हैं। सेकंड है deep foundation। अब देखो फर्स्ट जो आपको दिख रहा होगा ओपन और shallow foundation, इससे आपको लग रहा होगा कि हाँ मे बी ये थोड़ा कम डीप तक होती है, कम डेप्थ तक होती है, सो shallow foundation इसको इसलिए बोलते हैं, या फिर ओपन फाउंडेशन इसको बोलते हैं। एंड सेकेंड है डीप फाउंडेशन। सो हम देखेंगे कि जो ओपन फाउंडेशन और शेलो फाउंडेशन है इसके कितने टाइप्स हैं और डीप फाउंडेशन के कितने टाइप्स हैं, इसको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो अगर ओपन फाउंडेशन की बात करते हैं तो देखो, ये जनरली जो बिल्डिंग्स हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग या नॉर्मल बिल्डिंग हम डिज़ाइन करते हैं जहाँ पर लोड ज़्यादा नहीं होता है, सो ज़्यादा की बात करें तो एक तरह से डिपेंड करता है कि लोकेशन किस हिसाब से और बिल्डिंग पर लोड कितना आता है। तो हम फाउंडेशन के टाइप्स पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन को कैटेगराइज कर रहे हैं, तो इस वजह से फाउंडेशन के पर ही जाते हैं और उसको देखते हैं कि दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन एंड कैन बी लेड यूजिंग ओपन एक्सकवेशन बाय अलाउिंग नेचुरल स्लोप्स ऑन ऑल साइड्स। This type of foundation is practicable for depth up to 5 meter and is normally convenient above the water table. So ये वाली जो लाइन है इसको मैं बताना जा रहा था आपको कि जनरली जो ओपन फाउंडेशन है उसकी जो डेप्थ होती है 5 मीटर तक होती है जनरली बात करें तो, और अबव द वाटर टेबल, जो वाटर टेबल है वो ग्राउंड की उससे ऊपर ही होती है, मतलब ठीक है। सो जो इसके जो वेरियस टाइप्स हैं इस ओपन फाउंडेशन के, इस सेलो फाउंडेशन के, वो ये हैं, देखो कौन कौन से हैं। वॉल फुटिंग्स, फाउंडेशन को हम फुटिंग्स भी बोलते हैं, इस वजह से वॉल फुटिंग या फिर आप उसको वॉल फाउंडेशन भी बोलते हैं, पर जनरली हम जब इसको सब कैटेगराइज कर रहे हैं इस वजह से यहाँ पर हम फुटिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं। सो वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग। अब देखो ये जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो है वॉल फुटिंग एंड आइसोलेटेड फुटिंग, समटाइम्स इसको एक कंबाइन करके ऐसा भी बोला जाता है कि इंडिविजुअल फुटिंग। सो किसी बुक में आपको इंडिविजुअल फुटिंग भी मिलेगा जिसके अंदर पेड फुटिंग इस तरह से डिफाइन है। और उसके बाद में कंबाइंड फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग, कंटिन्यूस फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग एंड ग्रिलेज फुटिंग, या इसको ग्रिलेज फाउंडेशन भी बोलते हैं, राइट। अब जैसे कि ये पर्टिकुलर जो वॉल फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, इसको हम देखेंगे ब्रीफली, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, आपको ब्रीफली लिखना है। एक क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का नहीं बनेगा, राइट। सो जब क्वेश्चन आता है ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो आपको एक एक पर्टिकुलर सबको डिफाइन करना है, दिखाना है, और हो सके तो आपको डायग्राम बनाने जिससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो। ओके, सो वॉल फुटिंग और आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें तो देखते हैं, देखिए वॉल फुटिंग का क्या है। वॉल फुटिंग, दिस फुटिंग कैन बी ईदर सिंपल और स्टेप्ड। द बेस कोर्स ऑफ दीज फुटिंग्स कैन बी कॉन्क्रीट और एंटायरली ऑफ वन मटेरियल। अब देखो ये तो हम पढ़ते रहेंगे, इसमें आप देखो डायरेक्टली जो वॉल फुटिंग है, अगर हम देखते हैं कि जैसे कि ये वॉल है, मान लेते हैं ये एक वॉल है, आपको दिख रहा होगा कि जो हमारी वॉल होती है इस तरीके से होती है, ठीक है। तो इसके नीचे जो फुटिंग लगाई जाती है पूरी एक तरीके से, इस तरीके से ये पूरी वॉल आएगी इसके ऊपर, तो इसे हम वॉल फुटिंग बोलते हैं। अब इसका मटेरियल जनरली आरसीसी होता है दीज डेज, तो डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये है वॉल फुटिंग। अब जैसा कि हमने कहा कि ये स्टेप भी हो सकती है या सिंपल भी हो सकती है, ठीक है। ये फुटिंग है, फुटिंग मतलब हमने ग्राउंड था उसमें नीचे उसको एक्सकवेशन किया, खोदा, और उसमें एक पूरी एक तरह से एक पर्टिकुलर डेप्थ तक हमने स्ट्रिप लगा दी है,
या फिर हाइट तक, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक एक स्ट्रिप लगाई और उसको फुटिंग बोलते हैं हम, और उसके ऊपर वॉल खड़ी हुई है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वॉल फुटिंग, ओके। अब ये तो है सिंपल वाली, और अगर हम इसको स्टेप्ड करते हैं तो स्टेप में ये इस तरीके से हो जाती है कि ये हो जाती है एक सिंपल, उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से, फिर उसके बाद वॉल खड़ी करते हैं, ठीक है। तो ये होगी स्टेप्ड वॉल फुटिंग। अब देखो, अब बात करते हैं आइसोलेटेड फुटिंग की। अब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? अभी जैसे कि हम आइसोलेशन में है, मतलब अकेले, एक सिंगल, तो उसी तरीके से आइसोलेटेड फुटिंग जो है उसका मतलब है एक पर्टिकुलर कोई कॉलम है या फिर वॉल भी उसके अंदर में आती है। जैसा कि हम बोलते हैं कि दोनों एक साथ भी बोले जा सकते हैं, इसको इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर कॉलम की जैसे बात करें या फिर वॉल की बात करें, तो उसके लिए जो फुटिंग यूज़ करी जाती है उसको हम आइसोलेटेड फुटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आइसोलेटेड और कॉलम फुटिंग। अब देखो, जनरली इसको हम कॉलम फुटिंग भी बोलते हैं। तो क्या है, देखो, दे आर यूज्ड टू सपोर्ट इंडिविजुअल कॉलम्स। अगर स्पेशली जब हम कॉलम बोल रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि दे आर स्पेशली यूज फॉर इंडिविजुअल कॉलम्स। दे कैन बी ईदर ऑफ स्टेप टाइप और हैव प्रोजेक्शंस इन द कंक्रीट बेस। इन केस ऑफ हैवी लोडेड कॉलम्स, स्टील इन्फोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन बोथ द डायरेक्शन इन कंक्रीट बेड। अब देखो, सिमिलर टू वॉल फुटिंग है, बस इसमें क्या होता है, जो हमारा कॉलम है, अगर हम देखें कि ये जो मान लेते हैं ये कॉलम है और इसके नीचे जो फुटिंग यूज की जा रही है ये कॉलम फुटिंग है। सिंपल सा ये था और इसके ऊपर हमने कॉलम खड़ा कर दिया, तो ये थी हमारी सिंपल सी कॉलम फुटिंग। अब अगर हम इसको स्टेप्ड करते हैं तो स्टेप में क्या होगा, इसको स्टेप टाइप बनाया जाएगा और स्टेप टाइप बना के उसके ऊपर कॉलम रखा जाएगा। तो देखो, ये वाला ये हो गया हमारा सिंपल कॉलम फुटिंग, इसमें स्टेप टाइप बनाया तो ये स्टेप कॉलम फुटिंग, और इसमें ये हमने क्या करा, इसको स्लोपिंग की तरह कर दिया है, तो ये है स्लोप्ड कॉलम फुटिंग। अब देखो, इसका ये जो डायग्राम है, ये जो कॉलम फुटिंग है सिंगल, तो इसको इस तरीके से हम शो करते हैं, ठीक है। और ये जो स्टेप्ड है इसको इस तरीके से, और ये जो स्लोपिंग है, स्लोप्ड कॉलम फुटिंग है, उसको इस तरीके से शो करते हैं। तो ये हो गई हमारी आइसोलेटेड और कॉलम फुटिंग, और उसके पहले हो गई हमारी वॉल फुटिंग। अब देखो, यही डायग्राम हम थोड़ा प्रेजेंटली यहाँ पर आपको समझाने के लिए इस तरीके से देखते हैं। ये वाला देखो, यही देखा हमने डायग्राम अभी, ठीक है। तो इसको हम पेड फुटिंग भी बोलते हैं, जो सिंपल वाली है, और स्टेप फुटिंग और स्लोप फुटिंग। अब ये प्रैक्टिकली कैसे दिखती है, देखो, प्रैक्टिकली हम बात करें तो देखो ये ऐसे दिखती है। यहाँ पर देखो, ये कॉलम है ये वाला, और इस पर इस तरीके से स्टेप फुटिंग लगी हुई है, ये नीचे अंडर ग्राउंड तक जा रही है, और ये है आइसोलेटेड और कॉलम फुटिंग। इसी तरीके से ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है, तो ये सारी क्या है, आइसोलेटेड और कॉलम फुटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कंबाइंड फुटिंग। अब देखो, कंबाइंड फुटिंग में कुछ भी नहीं है, सिमिलर टू ऐसे ही है, बस उसमें क्या होगा कि जो दो कॉलम, मान लेते हैं दो कॉलम के लिए फुटिंग बना रहे हैं, तो उनके लिए कंबाइंड यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग। इस तरीके से ये 2 कॉलम्स, और उसके लिए जब यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गई कंबाइंड फुटिंग। तो देखो, इसका एक डायग्राम इधर भी है, ये तो हो गया इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम कंबाइंड फुटिंग। ये 2 कॉलम्स हैं और उसके नीचे एक फुटिंग बनाई हुई है, तो ये हो गया कंबाइंड फुटिंग। और यहाँ पर देखो, प्रैक्टिकली जैसे आप देख पा रहे हो, ये पूरी फुटिंग है और उसके ऊपर 2 कॉलम रखे हुए हैं, सो ये है कंबाइंड फुटिंग। तो 3 फुटिंग हमारी हो चुकी है, वॉल, कॉलम
और कंबाइंड फुटिंग। उसके बाद आती है कौन सी फुटिंग? इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। अब देखो इन्वर्टेड आर्च फुटिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस में यूज की जाती है और जनरली अभी यूज़ नहीं करते हम इसको, पहले यूज की जाती थी। तो देख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ यूज्ड ऑन सॉफ्ट सॉइल्स टू रिड्यूस द डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। कुछ बात समझ में आई कि जहाँ पर जनरली जो सॉफ्ट सॉइल होती है बहुत ज़्यादा और हमें डेप्थ कम रखनी, मतलब नीचे जो ग्राउंड में हम नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से क्या होता है हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हैं, तो इस वजह से ये इन्वर्टेड आर्च फुटिंग यूज की जाती है। तो उसमें क्या होता है इन्वर्टेड आर्च, आर्च क्या आप जानते हो आर्च क्या होता है? इस तरीके से आर्च होता है। तो इसको इन्वर्ट कर देते हैं हम, तो ये एक आर्च है, इसको हमने इन्वर्ट कर दिया। तो नीचे की साइड में हम आर्च बनाते हैं उल्टा, और तो इससे क्या होगा जो फुटिंग होगी यहाँ पर एक तरह से सेट हो गया, ग्राउंड इससे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसको इन्वर्टेड आर्च फुटिंग बोलते हैं। और इससे क्या होगी हमारी जो डेप्थ है वो रिड्यूस होगा। अब अगर इससे नीचे नहीं जाएगा तो हमारी एक तरह से यहाँ सेटलमेंट हो गया है, सेटल हो चुकी है सारी चीज़ें, ठीक है। सो लोड्स अबव एन ओपनिंग आर ट्रांसमिटेड थ्रू सपोर्टिंग वॉल थ्रू इन्वर्टेड आर्चेस टू द सोइल। तो इस तरीके से इन्वर्टेड आर्च बनाए जाते हैं और फुटिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड आर्च फुटिंग। कहाँ पर जनरली? सॉफ्ट सॉइल पर यूज की जाती है, जहाँ पर हम डेप्थ को नहीं बढ़ा सकते, मतलब हमें डेप्थ रिड्यूस करनी है, तो उसको हम इन्वर्टेड आर्च फुटिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यूस फुटिंग। अब देखो कंटिन्यूस फुटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसमें पढ़ लेते हैं एक बार, आपको पता चल जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ फुटिंग अ सिंगल कंटिन्यूस आरसी स्लैब इज प्रोवाइडेड एज फाउंडेशन ऑफ 2 or 3 और मोर कॉलम्स इन अ रो। जिससे कि हमने कंबाइंड फुटिंग देखा था कि हमने 2 कॉलम यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है एक पूरे रो में कॉलम यूज़ किए जाते हैं। तो एक तरह से कंटिन्यूस फुटिंग यूज़ की जाती है, जिसमें वॉल्स भी सपोर्ट की जा सकती है, तो वो होती है कंटिन्यूस फुटिंग। सो इसमें क्या होता है एक सिंगल कंटिन्यूस आरसी स्लैब, आरसी मतलब रेनफोर्स कंक्रीट स्लैब, इज प्रोवाइडेड एज फाउंडेशन ऑफ 2 or 3 more columns in a row. This type of footing is suitable at location liable to earthquake activities. This also prevents differential settlement in the structure. Okay, so this type of footing is called continuous footing, जहाँ पर हम एक रेगुलर एक कंटिन्यूस आरसी स्लैब बनाते हैं, उसके ऊपर कॉलम और वॉल सपोर्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस फुटिंग। देखो अब नेक्स्ट आता है स्ट्रिप और कैंटिलीवर फुटिंग। स्ट्रिप और कैंटिलीवर फुटिंग, समवेयर इसको स्ट्रिप भी लिखा हुआ देता है, स्ट्रिप फुटिंग। तो इसमें क्या है देखो, स्ट्रिप मतलब क्या होता है, एक स्ट्रिप एक पट्टा। तो इसमें जैसे हम एक इंडिविजुअल फुटिंग बनाते हैं तो उसके साथ साथ में जब 2 फुटिंग बना दी हमने तो उसमें एक स्ट्रिप से दोनों को जोड़ देते हैं। एक स्ट्रिप से मतलब आरसी स्लैब होगी, मटेरियल उसका कौन सा होगा, आरसी स्लैब होगा, तो उस आरसी स्लैब की स्ट्रिप से हम उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इस वजह से इसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। तो 2 फुटिंग्स थी, उसको हमने एक स्ट्रिप से जोड़ दिया है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग, ठीक है। तो देखो स्ट्रिप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ 2 or more individual footing connected by beam called a strip। यहाँ पर देखो ये 2 फुटिंग्स है, उसमें हमने एक स्ट्रिप से जोड़ दिया है इसको, और ये जो 2 कॉलम्स के लिए फुटिंग बनाई हुई थी, तो ये क्या हो गया, जुड़ गई है, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रिप फुटिंग।
इससे क्या होता है, जोड़ने का रीज़न क्या है कि हमें क्या होता है कि कहीं पर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल फुटिंग कहीं पर बनाएंगे तो हो सकता है वो वाला सेटलमेंट उस पर ज़्यादा हो जाए, एक जगह कम हो जाए। तो इस वजह से उसको बैलेंस रखने के लिए हम एक स्टेप भी जोड़ते हैं। उससे क्या होता है, हमारी पूरी बैलेंस रहती है फाउंडेशन, और इसको हम बोलते हैं स्टेप फुटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आती है ग्रिलेज फुटिंग। ग्रिलेज फुटिंग या ग्रिलेज फाउंडेशन को देखने से पहले हम एक और देखेंगे, वो है राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन या फिर इसको मेट फाउंडेशन भी बोलते हैं। अब देखो ये काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है, मतलब जनरली हम यूज़ करते हैं इसको, काफ़ी मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, मेट फाउंडेशन। मेट मतलब जस्ट लाइक चटाई, मेट, इसको राफ्ट फाउंडेशन भी बोलते हैं हम। तो इसमें क्या है, जैसे कि हमारा पूरा एरिया है, जैसे 100 बाय 100 का, जैसे हम मीटर मान लेते हैं, 100 मीटर का पूरा एरिया है, तो इसमें एक पूरी फाउंडेशन एक चटाई की तरह पूरे एरिया में एक हम पर्टिकुलर डेप्थ का, थिकनेस का एक मेट बिछा देते हैं। मतलब आरसी का, रेनफोर्स कंक्रीट मटेरियल, पूरी फुटिंग उस पर बिछा देते हैं एक पूरा एरिया में, स्क्वायर में या फिर रेक्टेंगुलर में, जैसे भी हमें लगाना है, तो उसको बोलते हैं हम मेट फाउंडेशन। ओके, तो देखो आपको एक इमेज से समझ में आ जाएगा पूरा। इसके पहले हम ये एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। राफ्ट फाउंडेशन और मेट फाउंडेशन is combined footing that covers the entire beneath a structure and supports all the column. When the allowable soil pressure is low or the structural loads are heavy, the use of spread footing would cover more than half of the building area, and it may prove more economical to use raft foundation. देखो स्प्रेड फुटिंग जो हम पिछली वाली बात कर रहे थे, अलग अलग कॉलम, इंडिविजुअल फुटिंग, फिर इंडिविजुअल फुटिंग, तो उससे क्या होगा, काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। उसके लिए हमने अलग फुटिंग बनाई, उसके लिए हमने अलग फुटिंग बनाई। तो क्या होता है, जैसे हमें इतने ही कॉलम खड़े करना है, ठीक है, अलग, ये जो आपको दिख रहे हैं स्क्वायर में ये कॉलम्स हैं, ये हमें लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये एक पूरा एरिया था, उसमें हमने पूरी फाउंडेशन बिछा दी पर्टिकुलर थिकनेस की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, और उसके बाद में हमने उस कॉलम के जो पर्टिकुलर कॉलम था वहाँ पर हमने फुटिंग लगा दी। तो इसको बोलते हैं हम राफ्ट फाउंडेशन या मेट फाउंडेशन। अब इसका देखो फिगर, ये है राफ्ट ये वाले देखो, दिख रहा है, इसमें ये पूरा एरिया था, इस पूरे एरिया में ये एक इतने थिकनेस, इतने डेप्थ तक इसमें फाउंडेशन लगाई जा रही है। ये पूरी आरसी मटेरियल की रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट है, तो इस पर हमने पूरी फाउंडेशन लगाई है, इसे बोलते हैं मेट फाउंडेशन। ये आपको जनरली जब आप साइट पे जाओगे, जब स्टार्ट हो रहा है, वर्क स्टार्ट होता है फाउंडेशन का एक्सक्वेशन के बाद में, तो ये आपको दिख जाएगा वहाँ पे। तो ये होता है मेट फाउंडेशन, ठीक है। सो वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो इस फाउंडेशन को, टॉपिक को नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे। हमारा बचा है ग्रिलेज फाउंडेशन, उसके बाद में डीप फाउंडेशन। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।